अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। एक टर्म है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि उनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस होती हैं और बाकायदा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिंपल सेल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी। यूकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाज़िया न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ठीक है, और जिस मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस कवर हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है ये। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर सिर्फ डीएनए होता है। और जो क्रोमोसोम्स यानी कि ये जो डीएनए से बने क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और जो सेंटर का हिस्सा जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बने होते हैं। अदर ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं? अदर ऑर्गेनेलिस की अगर बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती हैं। ये ऑर्गेनेलिस जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नॉट फाउंड। अच्छा जी, राइबोसोम्स की अगर बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में ज़रा बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। और कितना साइज बड़ा होता है? 10 टाइम्स। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स उनसे 10 गुना बड़े होते हैं। जो होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स हमेशा फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। सेल वॉल की अगर बात की जाए, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स में प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, और जो फंजाई की सेल वॉल होगी वो काइटिन से बनी हुई होगी। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है, यानी कि सेलुलोज की जगह उनके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लिकन है। ये पेप्टिडोग्लिकन एक्चुअली है क्या? लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर, यानी कि शुगर्स और अमाइनो एसिड दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों के कंबाइन करने से पेप्टिडोग्लिकन बनता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है? क्या सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिहाज से मैनेज किया गया है? क्या सेल का जो साइज है, क्या उसकी शेप है वो उसके फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसी लिहाज से इनकी जो शेप है, इनका साइज है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं अपने फंक्शन के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल देखें, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये राउंड शेप के होते हैं। अब ये राउंड शेप के क्यों होते हैं? एक तो ये स्मॉल साइज के भी होते हैं, राउंड शेप के भी। ये इस वजह से होता है कि हमने ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करना होता है ब्लड। तो देखिए, जब कैपिलरीज बहुत स्मॉल साइज की हैं तो रेड ब्लड सेल्स का साइज भी राउंड होगा और छोटा होगा, और ताकि ये ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन को जो है अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सके, इसलिए भी इनका साइज जो होता है छोटा होता है, ये राउंड शेप होता है। अब नर्व सेल्स को ही देख लें, ठीक है, नर्व सेल्स जो होते हैं
हैं ना वो क्या उनका काम ये होता है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है, जो मैसेजेस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है ना ट्रांसफर करना होता है, तो इसलिए ये लॉन्ग होते हैं। अब जाइलम सेल्स को देख लें, जाइलम सेल्स का काम क्या होता है, कंडक्शन का काम होता है इसका। किस चीज़ को उन्होंने कंडक्ट करना होता है, वाटर को कंडक्ट करना होता है और प्लांट को सपोर्ट भी करनी होती है। तो इस लिहाज से वो देखें ना कंडक्शन के लिए लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये साइलम सेल्स बनते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पत्तों तक पहुंचाया जा सके। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हम देखेंगे कि किस तरह से सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ना इनका साइज और शेप डिफरेंट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए रूट हेयर्स हैं, ठीक। अब रूट हेयर्स रूट्स के ऊपर क्यों मौजूद होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और सॉल्ट को अब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वैसे अगर रूट के हम एपिडर्मिस को देखें ना तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये देखें, ये रूट के एपिडर्मिस है, लेकिन अगर रूट हेयर्स ऐड कर दिए जाएँ तो इसकी एपिडर्मिस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। देखिए पहले ना पानी ने यहाँ से बस अब्जॉर्ब होना था, लेकिन जो रूट हेयर बढ़ गया इसकी वजह से पानी जो है ना वो हर डायरेक्शन से अब्जॉर्ब होगा, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया मैक्सिमम मिल जाता है। इस वजह से जो है ना रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस, ओके। अब देखिए बास ऑर्गेनेलिस जो है बास सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, बास में मौजूद होती हैं, नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऐसे सेल्स जिन्होंने सेक्रीशंस करनी होती हैं उन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये दो ऐसी ऑर्गेनेलिस हैं जो कि सेक्रीशन करती हैं। ये ऐसी ऑर्गेनेलिस हैं जिन्होंने डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रीट करना है। जैसे आपने पढ़ा था कि गोल्जी apparatus किस तरह से वेजिकल्स बनाता है, तो इसलिए सिक्रीशंस वाले जो सेल्स होंगे ना वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर प्लांट सेल्स की बात की जाए तो उनमें प्लास्टिड्स हो गए, क्योंकि प्लास्टिड्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखें एक सवाल है, एक्सप्लेन दैट इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। किस तरह से जो एक इंडिविजुअल सेल है ना वो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखें नर्व सेल है, ठीक है। अब नर्व सेल का काम क्या होता है, इन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना होता है, कोऑर्डिनेशन का काम। कोऑर्डिनेशन वैसे तो कहते हैं राब्ते का काम, तो हमारे बॉडी का हर हिस्सा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो ब्रेन के साथ ये कनेक्शन किस वजह से है, नर्व सेल्स की वजह से होता है। और ये काम नर्व सेल करेंगे। मसल सेल जो होते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है, क्योंकि जब मसल्स अटैच होते हैं हड्डियों के साथ, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली हड्डियां मूव कर पाती हैं। तो इस लिहाज से मसल सेल जो होंगे ना वो ज़रा साइज में लंबे होंगे, ठीक है, इलोंगेटेड होंगे, और ताकि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके साथ भी अटैच हो सके, लॉन्ग बोन्स की भी मूवमेंट करवा सके। रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इनका। रेड ब्लड सेल्स भी राउंड शेप के होंगे और स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड कैपिलरीज में जाकर हर सेल तक इस ब्लड को पहुंचा सकें, और जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ, रेड ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको पहुंचा सकें, और सेल में जो है ना वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। अब देख लें वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, फॉरेन एजेंट्स को किल करता है, ठीक है। फॉरेन एजेंट्स को किल करने का मतलब है जो पैथोजेंस आते हैं। पैथोजेंस हम ऐसे केमिकल्स को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां फैलाते हैं और बॉडी में एंटर हो सकते हैं, तो उनको वाइट ब्लड सेल्स किल कर देता है, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई बीमारी ना आ सके, कोई जर्म वगैरह ना आ सके। तो इसका मतलब है कि वाइट ब्लड सेल जो है ना वो डिफेंस सिस्टम में अहम रोल प्ले करते हैं, और किस तरह से ना वन बाय वन सेल करके हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए स्किन सेल्स हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर है अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स, यानी कि ये स्किन जो है ना वो हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को इन्वायरमेंट से डिटैच करती, सेपरेट कर रही होती है, और प्रोटेक्शन करती है कि अगर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल्स आ रहा है जो कि डैमेज कर सकता है हमारी स्किन को, वो हमारी स्किन के अंदर एंटर ना हो सके। हमारी स्किन पर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, अगर हमारी स्किन ना हो तो ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, तो स्किन जो है ना हमें इस तरह से फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करती है। और रिसेप्टर्स फॉर स्किन के अंदर, हाँ जी, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, पेन के रिसेप्टर होते हैं, टच के होते हैं, टेम्परेचर के, यानी कि अगर कोई हमें अगर पेन होती है कहीं पर किसी भी वजह से स्टिक लगती है, किसी भी तरह से कोई चीज़ ज़ोर से लगती है, तो हमें फ़ौरन जो है ना उससे
पेन महसूस होती है। तो ये पेन रिसेप्टर्स एक्चुअली स्किन पर मौजूद होते हैं। टच अगर कोई करे तो फ़ौरन पता चलता है, टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हम बड़े अच्छे से जो है ना वो सेंस कर सकते हैं कि टेम्परेचर हाई है, कम है, लो है, किस तरह से। तो इसलिए कि हमारी स्किन पर जो है ना टेम्परेचर के सेंसर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से स्किन जो रोल प्ले करती है हमारे हम किस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट में जो है ना वो कंट्रीब्यूट करना है। बॉन सेल्स को अगर आप देख लें तो बॉन सेल्स एक्चुअली क्या करते हैं, कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता है बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। रोल ऑफ बोन्स क्या है, स्पॉटिंग रोल है, ठीक है। स्पॉटिंग रोल क्यों है, ये हार्ड है, और हार्ड किस वजह से है, कैल्शियम को स्टोर करने की वजह से। तो बोन सेल्स की ये कैपेसिटी होती है कि वो कैल्शियम वगैरह को अपने अंदर स्टोर कर ले। मज़ीद वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सनिया टीचर। शुक्रिया।